नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मामले अनियंत्रित हो रहे हैं और ऐसे में 3 मई को खत्म होने वाले लॉकडाउन की अवधि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, जबकि 5 और राज्यों ने कहा है कि वे अपने यहां पर हॉटस्पॉट में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही है। उधर दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। एसोचैम ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ रहा है। इस क्षेत्र से ही अर्थव्यवस्था का 50% जीडीपी आता है, जबकि ये क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये है, क्या लॉकडाउन पूरी तरह से खुलना चाहिए, क्या फिर चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत इसे खोला जाना चाहिए? इसी पे आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 73 लोगों की मौत हुई है। भारत में मौत के मामलों में यह सबसे तेज वृद्धि है। इसको मिलाकर देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। वहीं देश भर में अब तक कुल मामलों का आंकड़ा 31,000 को पार कर गया है। देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई को समाप्त हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन खोलने की बात कही। हालांकि केंद्र को इस पर अभी फैसला लेना है। केंद्र ने राज्यों को अपने सभी जिलों को कोरोना संक्रमण के तहत वर्गीकृत करने का निर्देश दिया है। हॉटस्पॉट जिलों को रेड, जहां पिछले 14 दिनों में कोई केस नहीं आया, उन्हें ऑरेंज, और 28 दिनों से कोई केस नहीं आने वाले जिले को ग्रीन जोन में कहा जाएगा। इस बीच कोरोना पर बनी दिल्ली सरकार की कमेटी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, जबकि 5 और राज्यों ने कहा कि वे अपने यहाँ हॉटस्पॉट्स में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की बात कही है। वहीं 6 राज्य आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ने कहा कि वे केंद्र के निर्देशों का पालन करेंगे। तेलंगाना ने पहले ही लॉकडाउन को आगे बढ़ा रखा है। वहाँ 7 मई तक लॉकडाउन रहेगा। राज्य सरकार ने कहा कि वह 2 दिन पहले यानी 5 मई को लॉकडाउन एक्सटेंशन पर फैसला लेगी। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। राज्य के 92% कोरोना केसेस मुंबई और पुणे में हैं। वे चाहते हैं कि यहां के कंटेनमेंट जोन्स में 18 मई तक लॉकडाउन जारी रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन और खरगोन में 3 मई के बाद लॉकडाउन हटने की संभावना कम है। सरकार जबलपुर में भी लॉकडाउन बढ़ा सकती है, क्योंकि वहाँ भी मामले बढ़े हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत चाहते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन के आधार पर राज्यों को लॉकडाउन पर फैसला करने की छूट दी जाए। Every issue that is raised, do we have an exit strategy after the lockdown? Are we going to get more money from the center? The center is non-committal. How can you have a non-committed center in this time of grave crisis? The states, I've been speaking to chief ministers, finance ministers, some officers. The states are very worried because their revenues have completely dried up. वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। एसोचैम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 26,000 करोड़ का नुकसान होने का अंदेशा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, रियल एस्टेट, लघु उद्योग समेत असंगठित क्षेत्र में सुस्ती पहले से ही छाई हुई थी। एनपीए की बड़ी समस्या बैंकों में बनी हुई थी। सरकार निवेश के जरिए कई प्रकार के नियमों में राहत और आर्थिक मदद देकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के अप्रत्याशित प्रकोप से उत्पन्न हुए हालात ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। कोरोना वायरस के कहर से देश में कई फैक्ट्रियां बंद है। ऐसे में वहां पर कई नौकरियां दांव पर लग चुकी है और इनका पहले से डगमगाती अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना तय है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़ेगा। इस क्षेत्र से ही अर्थव्यवस्था का 50% जीडीपी आता है, जबकि यह क्षेत्र लॉकडाउन के दौरान काम नहीं कर रहा है। इस क्षेत्र के लोग फिलहाल कच्चा माल नहीं खरीद सकते, बनाया हुआ माल बाजार में नहीं बेच सकते। ऐसे में इनकी कमाई बंद ही हो गई है। देश में छोटे छोटे कारखाने और लघु उद्योगों की बहुत बड़ी संख्या है, जहां अब नकदी की समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि जब उनकी कमाई नहीं होगी तो ये लोग खर्च कहां से करेंगे।
गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो मजदूर लोग थे, यहाँ पे मजदूर पेशा लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, तो उनका भी खास ख्याल रखे। इतने दिन में हम लोग लॉकडाउन में बैठा हुआ है, एक तरह से माल देगा तो हम लोग इतना दिन कैसे घर में बैठा होगा, हमारा बाल बच्चा है, या हम लोग को भी देखना चाहिए सरकार को जो कैसे चले ना चले। ऐसे तो हालत बहुत ख़राब है, कामकाज नहीं है, गाड़ी नहीं चल रहा है। हम लोग टोटो चला के खाता था, टोटो बंद है, कितना दिन चले। कोरोना वायरस का असर पूरी देश दुनिया पर पड़ा है। चीन, अमेरिका जैसे बड़े देश और मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भी इसके सामने लाचार दिखाई दे रहे हैं। इटली, फ्रांस की हालात तो सबके सामने है। हालांकि यूरोप के कई देश अब लॉकडाउन से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। फ्रांस में तो कुछ घंटों पहले लॉकडाउन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदानोम घेब्रेयेसस ने यूरोप के देशों को लॉकडाउन हटाने में किसी भी जल्दबाजी से मना किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और उससे लड़ाई लंबी है। ऐसे में लॉकडाउन में ढील देना किसी भी देश में इस महामारी का अंत नहीं है, यह केवल अगले चरण की शुरुआत है। उन्होंने सरकारों को सामान्य जीवन की ओर तेजी से जाने को लेकर आगाह करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि उपाय एक चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत हो। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो आंकड़ा निकल के सामने आया वो 31,000 को पार कर गया। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मामले अनियंत्रित हो रहे हैं और ऐसे में ये चिंता का विषय जाहिर तौर पर बने हुए हैं। ऐसे में 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि 3 मई को इसकी अवधि समाप्त हो रही है। लेकिन क्या 3 मई के आगे भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या फिर लॉकडाउन बढ़ाना कितना जरूरी है, इस पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। सुनील भराला जी हमारे साथ है, राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ है, नेता हैं कांग्रेस के। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि अर्थशास्त्री है। आकाश जी बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर वीके मोंगा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि चेयरमैन हैं हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के, बहुत स्वागत है आपका मोंगा जी। सबसे पहला सवाल मेरा सुनील जी आपसे है, क्योंकि सरकारें जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा सतर्क है। मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं करें, तमाम राज्य की सरकारें बहुत ज्यादा संवेदनशील है कोरोना से निपटने के लिए। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या राय है, लॉकडाउन को आगे और बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? सरकार की राय पर ज्यादा सहमति नहीं है। सहमति इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के 130 करोड़ लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं आज, तो उनको पूरा देश संभाल के रखना है। और आपने देखा भी होगा जब अभी ये कोरोना वायरस की जब पूरे दुनिया में अन्य देशों में जब बाढ़ आई और महामारी ने हमला किया इस आपदा ने, तो देश के विदेशों के कई देशों ने भी भारत को धन्यवाद किया कि आपने समय रहते हुए लॉकडाउन लगाया, आपने इस महामारी पर विजय प्राप्त करने की तरफ अग्रसर है। ये भारत को 130 करोड़ लोगों की प्रशंसा का एक पात्र बने भारत के प्रधानमंत्री जी। और जहां उत्तर प्रदेश सरकार हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जिस प्रकार से अपने इतने बड़े सबसे बड़े राज्य को जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा करके और देश के अन्य राज्यों को भी लोगों ने उनके काम की सराहना की और उन्होंने भी उनके मानकों को अपने राज्यों में लागू किया। और जिस प्रकार से उन्होंने प्यार से, सख्ती से उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जो प्रजा है, जो महान जनता है जी, जो जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं आज, उन्होंने समानता के साथ उस पर गंभीरता से लिया और सारी सुविधाएं जो चाहिए लॉकडाउन नहीं, ठीक है, आपकी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है इस पूरे मसले पर, लगातार बैठकें हो रही है, रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। सवाल छोटा सा मेरा ये है कि इस लॉकडाउन को सर आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, लॉकडाउन को बढ़ाने का और खोलने का अभी तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में ये आ रहा है सबके कि कोरोना वायरस के मरीज अभी घट नहीं रहे हैं, अभी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी 31,000 उत्तर प्रदेश में
आ रहे हैं तरीका, आंकड़ा अभी आपने ही बताया और सबके सामने बिल्कुल हर पल का आ रहा है जी। तो अभी देखा जाए तो कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस अभी अपने पैर पसारने में लगा है और जिस प्रकार से ऐसी संख्या उसकी दिखाई दे रही है, तो अभी आधार नहीं बनता दिख रहा है कि किस प्रकार से इसको खोला जाएगा। अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आप स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है चीजें कि आधार क्या होना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन के चलते जैसे बहुत सारे उद्योग को चलाने की आवश्यकता लगती है, बहुत सारे कारोबार को चलाने की आवश्यकता लगती है, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर के। जैसे देश प्रदेश के अंदर गन्ना मिलें काम कर रही हैं, फूड प्रोसेसिंग कंपनियां काम कर रही हैं और खाद्य पदार्थ बनाने वाली पैकिंग जो कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं। तो क्या ऐसे में जैसे लोक निर्माण विभाग है, सिंचाई विभाग है या खाद्य आपूर्ति है, ऐसी चीजों को विचार कर रहे हैं सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्रियों ने। बिल्कुल आगे फैसला लिया जाएगा, अभी कुछ तय नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अभी कुल मिलाकर के ये है कि इस पर हमें सबको अभी विचार और पूरे प्रदेश की जनता की राय भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। जी। क्या उनके सुझाव है, तो चिकित्सक के क्या सुझाव आ रहे हैं, हेल्थ विभाग क्या कह रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है, प्राथमिकता ये है कि हमें जो है आज अपने प्रदेश के नागरिक की, हमें उसकी जान की चिंता है। ठीक है सर, प्रधानमंत्री को भी लोगों की जान की चिंता है, मुख्यमंत्री को भी जान की चिंता है और जाहिर तौर पर जान के साथ साथ जहान को भी बचाना प्राथमिकता है और उसी पर कहीं ना कहीं सरकारें आगे बढ़ती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन आकाश जी, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे सवालात बहुत ज्यादा पूछूंगी, लेकिन इससे पहले मैं अजय जी का रुख करती हूँ। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है, लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की भी सरकारें ऐसे राज्य में है जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि हम उस हालात में हैं, उस स्थिति में हैं कि लॉकडाउन को खत्म कर देना चाहिए या फिर इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए? नेहा जी, अभी मैंने सुना है और निश्चय ही जितने राज्य हैं हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और राज्य के जो मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने राज्य के बारे में मालूम है। जहां तक लॉकडाउन की बात की नेहा जी आपने, सरकार को ये भी देखना होगा, कोई रोड मैप तैयार करें कि किस प्रकार से लॉकडाउन खोला जाए, पहली बात। दूसरी बात, नहीं, क्या हम उस स्थिति में हैं? क्या हम उस स्थिति में हैं? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के आंकड़े 1000 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, पिछले 24 घंटे की बात मैं सर कर रही हूँ। दूसरी तरफ अगर हम ये रणनीति बनाए कि लॉकडाउन को कैसे खोला जाए, क्या ये उचित होगा? अजय जी। नेहा जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से बात की, सभी देश के मुख्यमंत्रियों से, और 3 तारीख को ये भी कहा गया कि स्टेप बाय स्टेप जो जोन बनाए गए आपने, जोन वाइज खोला जाए। और निश्चय ही मैं तो नेहा जी, मैंने बार बार ये बात कही है कि लॉकडाउन खोलने के साथ साथ हमें लोग इसके कोरोना के 4 पिलर है ठीक करने के लिए। पहला तो हो गया नेहा जी लॉकडाउन, दूसरा हो गया ट्रेसिंग कि हमें ट्रेस करना है, और उसके बाद तीसरा हो गया टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट। हमें इस पे जोर देना चाहिए। राहुल गांधी, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। अजय जी, लॉकडाउन को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? क्या अब हम उस स्थिति में हैं कि हम लॉकडाउन को खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते? मेरा मानना नेहा जी, जो राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये उन पे छोड़ देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात की है कि जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अपने राज्य की व्यवस्था वो जानते हैं, समस्या जानते हैं, और जिस तरह किसान है और जिस तरह छात्र हमारे फंसे हुए हैं, मजदूर भाई फंसे हुए हैं और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, और कई, मैंने कल आपके चैनल में देखा, 1-1 लाख रुपया दे के लोग अपने क्षेत्र पहुंचे हैं और गांव में उनके गांव वाले रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, आपका कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों पर छोड़ देना चाहिए, अगर उनके राज्य में स्थिति ठीक है तो वो लॉकडाउन खोले। ठीक है सर, समझ गए हम। डॉक्टर मोंगा, ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर मोंगा, आपसे मेरा सवाल है कि क्या वाकई हम उस स्थिति में हैं? क्योंकि अगर हम देखें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है सर, और अगर अब हम पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखें तो मृतकों की संख्या में भी जो इजाफा हुआ है वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट देखा गया है कि 74 या 76 लोग मौत की नींद सो गए हैं।
सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या हम हेल्थ स्ट्रक्चर पर देखें या फिर हम हेल्थ केयर सिस्टम को देखें तो क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना मजबूत है कि हम एक रिस्क ले सकते हैं लॉकडाउन को खोलने का? नेहा, इसमें दो इश्यूज हैं। एक इशू तो ये कि हम टेक्निकल मेडिकल दृष्टि से देखें पब्लिक हेल्थ के रूप में, दूसरी दृष्टि आ जाती है अर्थशास्त्र के ऊपर। अर्थशास्त्र जो कहेंगे वो बात भी अपने आप में एक वाजिब इशू है। जी जी जी। जहाँ तक मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते मैं सुन रहा था अपने यूपी के मंत्री जी की बात भी और अजय जी की बात भी, दोनों में जो कहा वो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में आप टेक्निकली देखो तो जो हमारा ग्राफ है, जो उस ग्राफ के अंदर हमें अभी वो स्थिति में नहीं है कि हम कह सकें कि बीमारी कंट्रोल में है। आपका ग्राफ बनता है जब, तो ग्राफ नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, अभी ऊपर ही चढ़ रहा है। अभी वो प्लेक्यू वाली सिचुएशन होती है ना, जो एक समतल लाइन आ जाए फिर उसके बाद नीचे गिरनी शुरू हो, अभी हम समतल लाइन पर नहीं आए, जिसको हम इंग्लिश में प्लेक्यू बोला जाता है। और जब तक प्लेक्यू ना आ जाए तब तक अगर हम पूरे के पूरे जो हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी जी और बाकी सरकारों के माध्यम से, तो तब तक उसमें ढील देने का मतलब हो जाएगा कि फिर दोबारा से एक्सपोनेंशियल नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जी जी जी। अभी भी नेहा, जो देश के अंदर कई स्थानों पर कंट्रोल नहीं हो, कई राज्यों में बहुत ज्यादा संख्या है, उसके कई कारण हैं। इवन लॉकडाउन भी कई जगह पे नहीं माना गया। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि इस लॉकडाउन का फायदा नहीं है जहाँ पर कि सब लोग मिल रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, दुकानें खुली हैं, सब कुछ हो रहा है। जी जी जी। मेरी एक प्रार्थना और रहेगी मोदी जी से कि जहाँ जहाँ पर भी मान लो रेड जोन है या कोई भी जोन है जहाँ आप उसको बंद कर रहे हो, लॉकडाउन कर रहे हो, इतनी वहाँ सख्ती हो कि किसी भी प्रकार से कोई आदमी बाहर न निकल पाए। हर चीज उनके घर पे उपलब्ध कराई जाए, राशन हो, दवाई हो, पानी हो, सब चीज के घर पे अवेलेबल हो, तब ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि लॉकडाउन को खोला जाए और लॉकडाउन को रखा भी जाए और वो भी सख्ती से पालन कराया जाए। ठीक है आकाश जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि ठीक है हेल्थ केयर के सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखें तो अभी लॉकडाउन को खोलना ठीक नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों पर छोड़ देना चाहिए, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अभी आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि आखिर किस तरह की स्थिति है, उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें, सर क्या देख पा रहे हैं आप? अगर लॉकडाउन खुलता है या नहीं खुलता है तो किस तरह की स्थिति रहने वाली है? देखिए, इस हिसाब से हम लॉकडाउन स्टेज वाइज खोलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी साहब का मैं कहता हूँ, आई सैल्यूट आप कि उन्होंने बिल्कुल सही समय पे सही निर्णय लिया, उन्होंने इम्पोज किया, वो जरूरी था, उन्होंने जो है उसको एक्सटेंड किया और हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एसेट जो ह्यूमन लाइफ है उसको बचाया। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन की सरकार से रिक्वेस्ट है, एक तरफ हमें कोरोना से लड़ना है, दूसरी तरफ हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। आज इकोनॉमी का कुछ डेटा जो एनालिसिस मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश ने किया वो आपके सामने रखना चाहूंगा। आज आंकड़े जैसी ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि 0% हमारी जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। उसके अलावा 23% ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है और वो 1/4 ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड। ILO यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स कुड बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी, यानी 40 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो इनफॉर्मल सेक्टर में है वो गरीबी में और धंस सकते हैं, जो ये सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। आज रिपोर्ट आती है मूडीज की 0.2% जीडीपी ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं हमें इस फैक्ट को देखना होगा कि 25% के आसपास हमारे भाई बहन बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमें अपने उन बीपीएल भाई बहनों के लिए रोजी रोटी, दवा, हर चीज का इंतजाम करना है। तो जो हमारी सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे सर्कमस्टांसेस को हम यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इटली के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच रखनी होगी। आज की तारीख में कोरोना को भी हमें हराना है,
सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, बट साथ के साथ इकोनॉमी को अब सेकंड तरीके से स्टेज वाइज हमें खोलना होगा। फ्री ऑर्गेनाइजेशन आकाश मंडल डॉक्टर का मानना है कि ऑफिस को, फैक्ट्रीज को खोला जाए, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। वहां जहाँ ऑर्गेनाइजेशन हेड्स है उनको ड्यूटी लगाया जाए कि वो ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। और अभी पिछले 40 दिनों में हमारे जो भाई बहन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब भाई बहन है, उनको भी समझ आ गया कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। बिल्कुल, उनको समझाने के लिए प्रधानमंत्री ने 2 गज दूरी का जो एक फॉर्मूला निकाला और ये बताया कि 2 गज दूरी को रखते हुए अपने जहन में आप इसको अपनाइए। लेकिन सवाल इस बात का है भराला जी कि एक तरफ लॉकडाउन है, कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, या फिर यूं कहें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आकाश जिंदल के हिसाब से अगर हम देखें तो इनका ये कहना है कि अभी जो हालात है वो अर्थव्यवस्था में ये कहा जा सकता है कि खराब है। अगर नहीं खोला गया लॉकडाउन तो और ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे, यानी कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी आर्थिक सेहत अभी ठीक है, यानी कि सरकार की आर्थिक सेहत ठीक है। सर, किस लिहाज से इसे देखा जाए? एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आर्थिक हालात और तीसरी तरफ लोगों की जान। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली प्राथमिकता आज देश और राज्य के सामने है कि कोरोना से बचाना, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और इस महामारी में ये तो है नहीं कि ये अपंग हो जाए, ठीक हो जाएगा सभी, ये सीधी जान लेती है ये बीमारी। तो हमें सबसे पहले सरकार की चिंता, माननीय प्रधानमंत्री जी की चिंता, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की चिंता केवल एक है कि हम सबसे पहले कोरोना से लड़ें और उसको हराएं। उसके बाद में दूसरी बात यह है कि जब हम कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार बैठे हैं तो हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ये है कि हर व्यक्ति को भोजन देना है, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था की बात जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यकता ये है कि कोरोना से लड़ना है और कोरोना को हराना है। साथ में जहाँ लोगों की समस्याएं है, जैसे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए पूरे लगभग 40 करोड़ ऐसी संख्या है कि जो बीपीएल भारत लोग हैं, गरीबी से नीचे यापन करते हैं जीवन। साथ में उत्तर प्रदेश में भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए भोजन की समस्या है, तो उसकी व्यवस्था सरकार ने बहुत ही अच्छे से बनाई है। जहाँ उनके रोजी रोटी की बात है, मैं बताना चाहूंगा नेहा जी, उत्तर प्रदेश में जैसे हमने प्रत्येक श्रमिक के खाते में 1,000 रुपए, उस श्रमिक के खाते में जिस श्रमिक का उत्तर प्रदेश में पंजीयन है उनको तो हमारा विभाग, यानी कि मैं श्रम कल्याण परिषद का काम देखता हूँ उत्तर प्रदेश का, तो वो काम बिल्कुल उसके खाते में जा रहा है। 1,000 रुपए एक किस्त हमारी, यानी कि पूरे अप्रैल की जा चुकी है, मई की किस्त हमारे पास आ चुकी है देने के लिए। दूसरी बात यह है कि जो जिनके नवीनीकरण नहीं है और जिनके पंजीयन नहीं है, ऐसे लोग गांव में, शहरों में, नगर पंचायतों में ऐसे लोग, ऐसे परिवार हैं, उसके लिए ठीक है। सर, आपकी सरकार काम कर रही है, लेकिन अभी आपने डॉक्टर मोंगा को सुना होगा, उनका ये कहना है कि जो ग्राफ है वो नीचे आने की बजाय ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो कि वाकई अपने आप में चिंता का विषय है। सर एक सेकंड सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है कि एक तरफ सरकार ढील देने की बात करती है, ये कर रही है कि धीरे धीरे एक एक सेक्टर में ढील दी जाए ताकि जो बेपटरी अर्थव्यवस्था है वो भी पटरी पर आ पाए, लोगों का जनजीवन भी पटरी पर आ पाए, और जिस तरह के लोगों को क्राइसिस हो रही है पैसों से संबंधित या फिर उनके जीवन में जो तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें भी दूर हो पाए। ठीक है, सरकार उनके लिए सोच रही है, काम कर रही है, लेकिन सर ये मुझे बताइए, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है इसके मद्देनजर क्या ये ढील उचित है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश के जैसे गन्ना मिलें काम कर रही है, उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं, तो वहां से अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर उन गन्ना मिलों के कहीं से एक भी रिपोर्ट ये नहीं आई है। लगभग 100 गन्ना मिलें चल रही हैं और उसमें श्रमिक काम कर रहे हैं। उसमें आर्थिक यानी कि स्थिति को देखते हुए भी कोई भी वहां से कोई मरीज सामने नहीं आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की चिंता ये भी है कि हम क्यों ना ऐसे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, उनको चलाने की अनुमति, जैसे भारत सरकार ने निर्देश जारी किया है, जो मोहल्ले की दुकानें हैं,
गांव के अंदर दुकानें हैं, तो नगरों के अंदर दुकानें हैं, ऐसी दुकानों को जो छोटे जिनके जीवन यापन करने के अपने साधन हैं, उस पर हम ढील दे दी जाए सरकारों को। तो इस पर विचार हो रहा है कि जहाँ हॉटस्पॉट है उनको तो अभी किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी समस्या कोरोना की है। लेकिन जहाँ स्पष्ट है, जैसे बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोई वो नहीं है, कोरोना का मरीज नहीं है, तो वहाँ मजदूरों को काम करने में समस्या आ रही है, श्रमिक को समस्या आ रही है। तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, और भारत सरकार के भी निर्देश माननीय गृह मंत्री जी ने, श्री अमित शाह जी का एक आदेश सभी देश के राज्यों को गया है, जिसको लागू करने में विचार है। और इस कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते नहीं सर एक सेकंड सर भराला जी, एक सेकंड। अमित शाह कहते हैं कि हम आर्थिक गतिविधियों को और ज्यादा नहीं रोक सकते, लेकिन सब आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी, फैक्ट्री कारखाने शुरू होंगे, लोगों का कामकाज शुरू होगा। सर गैदरिंग भी तो बढ़ेगी, वहां पर गैदरिंग बढ़ेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा भी तो बढ़ेगा। सर एक तरफ जान को बचाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जान है तो जहान है, और दूसरी तरफ अगर हम ढील देते हैं तो क्या ये बेईमानी नहीं लगती? नहीं, उनका बहुत स्पष्ट है। आपने उनका पूरा वो जो निर्देश किया है, आदेश जारी किया है देश के राज्यों को, उसको पढ़िएगा आपने हाजी ठीक से। उसमें स्पष्ट कहा है कि जहाँ पर जिन जिलों के अंदर कोई भी अभी संक्रमित नहीं है, कोई कोरोना का मरीज नहीं है, ऐसे जिले चिन्हित करना। ऐसे जहाँ जिले गंभीर हैं, जैसे आपका आगरा है उत्तर प्रदेश में, नोएडा है, आपका कानपुर है, मेरठ है, ऐसे जहाँ हॉटस्पॉट है, जहाँ मतलब पूरा वातावरण खराब है, वहाँ के लिए नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ बिल्कुल स्पष्ट डिक्टेशन है कि कोई भी वहाँ छूट देना अभी संभव नहीं हो पाएगा। सर आपकी ही बात पे मैं आ रही हूँ। मैंने उनकी बातों को बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन मैं आपकी ही बातों पे आ रही हूँ। सर ये कैसे तय होगा, ये कैसे तय होगा कि ये जो जिला है वो कोरोना मुक्त है? अब तो लक्षण भी नहीं दिख रहे, अब तो क्वारंटीन में रखने के बाद ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन से शख्स का आप टेस्ट करेंगे और कौन से शख्स का नहीं। अब तो ये भी नहीं पता चल रहा कि कौन कोरोना संक्रमित है और कौन नहीं। जब तक आप पूरे जिले का एक एक व्यक्ति का टेस्ट नहीं करेंगे, क्या आप किसी जिले को, किसी जगह को, किसी राज्य को, किसी देश को ये कह सकते हैं कि ये तो जी कोरोना मुक्त हो गया? ये तय करने का सर पैमाना क्या है और कैसे हम छूट दे दें? नेहा जी, उसका बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हो सकता है कि उसको, लेकिन जो इस बीमारी से जिसे घेरा है, किसी भी व्यक्ति को घेरा है, उसे स्वयं को आघात भी होता है। ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कोई भी मरीज सामने नहीं आ रहा है प्रदेश में जो कि ये कह रहा हो कि मुझे ये नहीं पता था, अचानक चेक करा लिया और उसमें सिस्टम पाए गए, तो उसमें कोई सिम्टम नहीं पाए गए ऐसे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो फीलिंग नहीं आ रही है। अजय जी ठीक, नहीं सर, शायद मैं बता दूं आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80% कोरोना संक्रमित मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं दिख रहे। डॉक्टर मोंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये बात सच नहीं है कि ऐसे मरीज अब सामने आ रहे हैं जिनको कोई लक्षण नहीं दिख रहे? ठीक कह रही हैं। बेसिकली ये सिंपल बीमारी नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और आज तक मैं तो पूरे विश्व के अंदर पढ़ता हूँ, कहीं पर भी इसका पूरा का पूरा सिस्टम किसी डॉक्टर को, किसी भी साइंटिस्ट को समझ नहीं आ पाया। आपने मान के चलिए बिना सिम्टम्स के बीमारी हो सकती है और बिना सिम्टम के वो व्यक्ति आगे फैला भी सकता है, संक्रमित भी कर सकता है। आप ये देखिए कि इसका जैसे किसी को, एक व्यक्ति को आज वायरस के अंदर, उसको हो सकता है कि 5, 7, 15 दिन तक कोई सिम्टम ना हो, लेकिन उन दिनों में वो व्यक्ति आगे बीमारी फैलाने की क्षमता रखता है। इसलिए ये क्वारंटीन और इसीलिए ये जो जोन बनाए गए हैं, ये बहुत एक सिस्टम के साथ बनाए गए हैं। और अगर इनको प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो हम जब सिम्टम का लोगों को भी टेस्टिंग की बात कही अजय जी ने, कि डेफिनेटली टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। मास टेस्टिंग होनी चाहिए। जो हम एंटीबॉडीज टेस्ट करना चाहते थे, रैपिड टेस्ट वाला, वो काम रुक गया क्योंकि वो किट खराब निकली। अदरवाइज अगर वो चलता तो उससे सर्वेलेंस करने में या ये देखने में कि इस डिस्ट्रिक्ट के
इतने हजार लोगों के अंदर इतने केस पाए गए। अगर आप रैंडम भी चेकिंग करेंगे आज नेहा जी, मान लो दिल्ली की या कानपुर की, तो आपको पता लगेगा कि हर 1000 आदमियों में से हो सकता है 5-7-10 लोग ऐसे भी हों तो हमारे साथ खाना खा रहे हो, हमारे साथ बैठे हो, चल रहे हो, उनको सिम्टम भी ना हो, लेकिन उनके अंदर टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, और उसी तरह से ठीक है अजय जी सवाल इस बात को लेकर है। हाँ अजय जी, नेहा जी 1 मिनट। जी रखिए, अपनी बात रखिए। आप ये रोज कह रहे हैं ना, नीचे लिखा आ रहा है कि 2200 लोग कल अमेरिका के अंदर मरे। उसका कारण यही है कि वहाँ पर लॉकडाउन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही, और 2200 लोग अमेरिका जैसे देश के अंदर मर रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडिया में अगर वही हमने खुली छूट दे दी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, मैं सुनील जी की बात से सहमत हूँ कि जो स्टेप मोदी जी और अमित जी ले रहे हैं और ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जहाँ पर बीमारी। ठीक है, अजय जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो ग्रीन जोन है वहां पर छूट देनी चाहिए। सर, क्या ये मुनासिब है कि वहां पर अगर छूट दे दी जाती है तो सब चीजें ठीक रहेगी? बिल्कुल नेहा, जैसे डॉक्टर मोंगा जी ने बात की और आकाश जिंदल जी ने, मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूँ। मैंने नेहा इन दोनों की बात से ये पाया 3+3 ये हुआ। पहले मैंने बोला था ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, इसके अलावा +3 सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड वॉश। जैसे डॉक्टर मोंगा जी तो डॉक्टर हैं, और ये अगर 6 चीजें हम कर लें तो हमें लगता है इससे काफी फर्क पड़ेगा इस बीमारी पे। सर मुद्दे पे आइए ना सर, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा कहना ये है कि क्या ये मुनासिब है कि आप एक जिले को तो छूट दे दो, अगर आप रायबरेली को छूट दे देते हैं तो उसके साथ वाले जिले को आप प्रतिबंधित कर देते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या ये संभव है? नेहा जी, अगर सरकारें चाहें, पड़ोसी सरकारें और पड़ोसी जिले और प्रशासन, इसके लिए प्रशासन को छूट दे देनी चाहिए। जो पुलिस विभाग है, प्रशासन है, उनको अपने लेवल पे काम करने दें, क्योंकि हमें स्टेप वाइज तो खोलना ही पड़ेगा नेहा जी। क्योंकि अर्थशास्त्री बैठे हैं आकाश जिंदल जी, क्योंकि व्यापार भी, अर्थव्यवस्था भी, लोग घर बैठ के कितने दिन खाएंगे। तो और जहाँ तक अभी सुनील भराला जी ने बात की उत्तर प्रदेश की, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा गन्ना उद्योगों में जो मजदूर आए और उनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए क्योंकि वहाँ टेस्टिंग ही नहीं हुई। हम बार बार नेहा जी ये कह रहे हैं, हम सकारात्मक नहीं, सवाल ये है टेस्टिंग नहीं हुई, ट्रैकिंग नहीं हुई, ट्रेसिंग नहीं हुई, ये तमाम चीजें हैं, इस पे भी हम गहनता से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ठीक है आकाश जी, आपके पास भी आऊंगे, आपसे भी मेरा एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले जिक्र हो रहा था कि जिलों को देखना चाहिए कि कौन सा जिला कोरोना मुक्त है, उसे खोल देना चाहिए, बाकी जिलों पर अभी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सवाल इस बात का है कि क्या ये संभव है क्या सर? मुझे ये बताइए कि अगर कानपुर को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, उन्नाव को खोल दिया जाता है या उसके आसपास के जिलों को खोल दिया जाता है, कानपुर में फैक्ट्रियां चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, तमाम और कामकाज हो रहा है, वहां पर कच्चा माल आना है लेकिन उन्नाव से आना है, तो सर कैसे आएगा? क्या इसमें दिक्कतें नहीं आएगी? क्या ये संभव है क्या? आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए, इकोनॉमी में अगर हमने ओपन अप करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है, हमें लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छे रखने होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रकर्स के लिए, जो आपका मेन इशू है, ट्रकर्स को हमें फ्री वे देना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी, तभी इकोनॉमी चल पाएगी। आज की तारीख में इकोनॉमी को चलाना बहुत जरूरी है। हमारे मंत्री साहब ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। योगी आदित्यनाथ साहब और प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ विद ड्यू रिगार्ड एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, मैं राजा साहब को एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि आज की तारीख में हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। 3.8% ऑलरेडी डेफिसिट है। आज आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है, आप लोगों की भावना का मैं सैल्यूट करता हूं, बट अगर हमें अपने गरीब भाई बहनों को तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचानी है, तमाम तरह का उनको फैसिलिटी देनी है, उसके लिए वी रिक्वायर फंड। और सर, बात मेरी शायद कुछ लोगों को कर भी लगे, पैसे का काम तो पैसे से होगा, इसलिए हमें इकोनॉमी को ओपन अप करना होगा। इकोनॉमी को ओपन अप करना जरूरी है। यूएस में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन डिफरेंट है। तो आज की तारीख में हमें बैलेंस अप्रोच रखनी ही होगी।
आप लोगों ने, आपकी सरकार ने सेंटर में, स्टेट में बहुत अच्छा काम किया है, बट अल्टीमेटली आप देखिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमने सरकार को ये भी कहा था कि हेलीकॉप्टर मनी का इस्तेमाल किया जाए, यानी करेंसी की प्रिंटिंग बढ़ाई जाए या बोरिंग बढ़ाई जाए। अभी जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए क्या एफर्ट कर रही है, क्योंकि जब तक इकोनॉमी नहीं चलेगी, जब तक पैसा नहीं आएगा, तो हम हमारे गरीब भाई बहनों को मदद कैसे कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपको की भावना है मदद करने की, आज तक आप कर भी रहे हो जी। अल्टीमेटली ठीक है। आकाश जी बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। भराला जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भराला जी, क्या आपको लगता है कि अब सरकार के पास क्या रोड मैप है, अगर लॉकडाउन खुलता है या फिर अगर लॉकडाउन को आगे और भी बढ़ाया जाता है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां किस तरह से चालू होगी सर, ये हमें जरा समझाने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास क्या रोड मैप है कि आर्थिक व्यवस्था जो चरमराई हुई है उसे पटरी पर लाया जाए। ऐसे में क्या रोड मैप अब सरकार के पास है? देखिए, सरकार के पास जो रोड मैप है वो प्राथमिकता के आधार पर वही है कि हमें अभी कोरोना वायरस से लड़ना है। यहाँ आर्थिक स्थिति की बात कह रहे हैं, आर्थिक स्थिति का तो निश्चित रूप से देश के अंदर लगभग 40,000 करोड़ रुपए की जो रोज का आया था, आना जाना था, वो सब बंद हो गया है। ये तो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है इस बात जी। लेकिन फिर भी हम उस स्थिति में हैं आज कि हमारी प्राथमिकता जो है, उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की चिंता लॉकडाउन के अंदर, जो अत्यंत निर्धन लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, आज उनकी इस लॉकडाउन के अंदर उनकी जो आर्थिक स्थिति, तो उनकी, क्योंकि वो दैनिक श्रमिक थे जो रोज जाते थे, चाहे वो आपका मोची था, चाहे आपका वो रेहड़ी पटरी वाला था, घरेलू कामगार था, तो श्रमिक था, बेलदार था, कंचा वाला था, ऐसे इत्यादि ऐसे श्रमिक थे जिनका रोज का काम था कमाने का। तो आज सबसे पहले इस लॉकडाउन के अंदर जो घरों में है, जिनके काम बंद हो गए, जिनको उद्योगों से भी पैसे मिलने में समस्या बन गई है, तो जहाँ झाड़ी मजदूर था वो भी परेशान है। तो हमारी आज जो रोड मैप है हमारे पास, सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी के पास, कि हम अपने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हम भरपेट भोजन उपलब्ध कराएं। सर ठीक है, भराला जी एक बात और स्पष्ट करिए कि अगर आप कह देते हैं जो इलेक्ट्रिशियन है वो काम कर सकता है, लेकिन सर जब दुकानें ही नहीं खुलेगी, जब वो सामान ही नहीं खरीद पाएगा, तो वो कैसे काम कर पाएगा सर? अगर आप कह देते हैं कि अगर आपकी बात ठीक है, हाँ, आपकी नेहा जी बिल्कुल बात ठीक है, हाँ, हम सहमत हैं इस बात से कि बहुत सारी चीजें हैं। मान लो ये दुकान बंद है, दूसरी खुली है, तीसरी बंद, चौथी खुली है, तो ये तो चैन है, व्यापार की नहीं ठीक है। अगर हम ये सोच ले सर कि गरीब मजदूर है जी, इनका तो रोज का कमाना, रोज का खाना है, अगर ये काम काज करेंगे तभी खा पाएंगे, रोज का कुआं खोदते हैं, रोज का पानी पीते हैं, सर ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन सर ऐसे काम का क्या फायदा कि हम ये भी कह दें कि हमने तो काम भी किया है और सामने वाले का काम भी ना बने। अगर हम ये कह देते हैं कि मजदूर जी काम पे जाएंगे, लेकिन उनको काम काज अगर वो मिलता भी है तो सामान उनको जो चाहिए होता है उसकी दुकान बंद होती है, वो कैसे काम करेंगे सर? ये भी तो समस्या है एक। नहीं, उसके साथ सरकार ने एक अभी तैयार किया है फार्मूला कि जो जैसे हमारे नरेगा का मजदूर है, नरेगा में काम करने वाला गांव शहर का श्रमिक है, तो उसको हम रोजगार देने का काम, जैसे बहुत सारी चीजों पर, जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सभी मार्गों, अभी पिछले 22 तारीख से लेकर जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था और उसके बाद लॉकडाउन हुआ, अब तक ये सारे काम बंद हैं। तो जैसे उसी में मार्गों के काम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और उनके मुंह पर कपड़ा हो, ऐसा एक निर्देश के कोई एक आचार संहिता बन रही है, उस पर मार्ग के काम शुरू हो। सिंचाई में जो नरेगा श्रमिक काम करता था, छावने का, बेलदार का, कसौली का, उसका पत्थर तोड़ने का, सड़क बनाने का, चलाने का, रोलर चलाने का, तो ये ऐसी चीजों पर दृष्टि सरकार की है कि ऐसे कामों को हम लोग शुरू करें कि कुछ थोड़ा आर्थिक स्थिति बढ़े, वो गरीबों का उनके पास पैसा आना शुरू हो। तो ऐसा इस लॉकडाउन के चलते ऐसी नजर सरकार की है, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, कोशिश सरकार कर रही है, बने रही है हमारे साथ अजय जी। अजय ठीक है सर, ठीक है, हम बिल्कुल ये समझ लें, बिल्कुल सरकार लगातार प्रतिबद्ध है, हम देख रहे हैं लगातार बैठकें हो रही है, रणनीति बनाने की कोशिश हो रही है और उस रणनीति को कहीं ना कहीं अमली जामा भी पहनाया जाए। लेकिन अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि
राज्य सरकारों के लिए अब ये कितनी बड़ी चुनौती है कि बेपटरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, क्योंकि इससे पहले भी अर्थव्यवस्था तो बहुत बेहतर नहीं थी, हिचकोले खा रही थी, लेकिन अब अगर देखें तो हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि लॉकडाउन अगर नहीं खुलता तो ये कितनी बड़ी चुनौती बन सकती है राज्य सरकारों के लिए? नेहा जी, 3 चुनौती हमारे साथ हैं। पहली चुनौती कोरोना वायरस, दूसरी बिगड़ती अर्थव्यवस्था, तीसरा सांप्रदायिक भेदभाव। सांप्रदायिक, आज मैंने देखा है सुबह से कल से हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों ने किस प्रकार से सांप्रदायिक बातें की और कहाँ बिगड़ती अर्थव्यवस्था, कहाँ ये, तो हमें इनसे बचना चाहिए। ये 3 बीमारी हैं, एक नहीं है कोरोना। तो मैं चाहता हूँ सुनील बराला जी से, जो इनके विधायक हैं, और ये अपनी गाइडलाइन तैयार करें, अपनी पार्टी में इस प्रकार का भेदभाव ना करें। और जो हमने बार बार, और एक चीज और नेहा, किस तरह के भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं आप? क्या आपका कहने का मतलब स्पष्ट करिए ना सर। नेहा जी, लगता है आपको संज्ञान नहीं है इस बात का कि 2 विधायकों ने किस प्रकार सब्जी वाले से बात की, किस जाति के हो, तो धर्म के आधार पे ऐसा ना करें। मेरा ये कहना है। देखिए, इस डिबेट को नहीं भटका रहे हैं आप। उस भटकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुद्दा बहुत संवेदनशील है। हम अर्थव्यवस्था की आज बात कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर मोंगा, नहीं, ठीक है नेहा जी जी नहीं चाहती। हम 3 समस्या है, इनसे माननी पड़ेगी आपको मेरी बात माननी पड़ेगी नेहा जी। आप जनता की आवाज दबा नहीं सकती। आज हमें बहुत जरूरी है लड़ना, बिल्कुल, गरीबी के साथ, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, मॉल न्यूट्रिशन के साथ। आज हमें कंबाइन होकर वी हैव टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मॉल न्यूट्रिशन। आज हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। इस डिबेट को भटकाने की जरूरत नहीं है, सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत नहीं है, हम उससे बहुत दूर है। हम बात यहाँ पे अर्थव्यवस्था की कर रहे हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम हमारा कितना मजबूत है और आगे सरकार के लिए क्या कुछ चुनौती है, उससे कैसे निपटा जाए। देखिए, इस वक्त जब महामारी देश में है, एकजुटता दिखाने की जरूरत है, एकजुटता के साथ लड़ने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर मोंगा, सवाल इस बात को लेकर है कि ट्रेसिंग और ट्रैकिंग कितनी अहम है इस वक्त, आप समझते हैं? क्योंकि जो हालात है वो कुछ इस कदर है कि पिछले 24 घंटे के अगर हम आंकड़े देखें तो हजारों का आंकड़ा पार कर रहा है ये आंकड़ा, और जाहिर तौर पे हैरान ही नहीं, बहुत परेशान भी करता है। तो ऐसे में इस वक्त ट्रेसिंग और ट्रैकिंग कितनी अहम आप मानते हैं? पहली बात अभी तक सच बताऊं तो जो हम फिगर दे रहे हैं 30-31-32 हजार की, ये फिगर जो है केवल उन टेस्ट जो हमने 5-6 लाख टेस्ट किए उसमें से निकली है। और ये फिगर जो है बड़ी इनकम्प्लीट है, और कंप्लीट तभी होगी ना जब हम कुछ टेस्ट का सैंपल बढ़ा पाएंगे। अगर हम हर प्रदेश के अंदर अच्छे नंबर सैंपलिंग कर पाए और उसके बाद इनके कॉन्टेक्ट को ट्रेस कर पाए। अब जैसे जमात के लोगों ने पूरे देश में जाके फैल गए, हम उनमें से भी अभी तक महीना होने वाला है, उनके कई कॉन्टेक्ट्स को अभी तक हम ट्रेस भी नहीं कर पा रहे। आप ये बहुत गंभीर बात है। और वहाँ वो लोग कहाँ किस गांव और किस कस्बे में गए और उन्होंने कितनी वहाँ महामारी फैलाई होगी, उसका पूरा का पूरा देश के अंदर अभी हमारे पास पूरा डाटा ही नहीं आ पाया। जब हम व्यक्ति जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ गया, उसकी टेस्टिंग हुई नहीं, उसने कितना बीमारी को फैला दिया, तो लेकिन जो भी है, जितने भी हम टेस्ट कर पा रहे हैं उसके हिसाब से अभी मुझे लगता है कि हमारी सरकारें गंभीर हैं अधिकतर, और टेस्टिंग जितनी भी हो रही है उसके हिसाब से ट्रेसिंग जो है वो काफी अच्छी चल रही है। मैं दिल्ली के बारे में तो आपको कह सकता हूँ, दिल्ली में एक भी अगर संक्रमित व्यक्ति मिलता है तो उसका टेस्टिंग करके वो एसडीएम पूरी रिपोर्ट दे रहा है। लेकिन अगर ये टेस्टिंग इम्प्रूव हो तो मुझे लगता है कि ये संख्या कहीं बहुत ज्यादा भी आपको पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगी। और जहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो मैं नया अर्थव्यवस्था की बात कर दूं। मान लो एक ट्रक कोई भी सामान लेके इंदौर से जबलपुर आता है, उसको ट्रक को लोड करने वाले लोग चाहिए। आपको ट्रक को लोड करने वाले चाहिए ना, 5-7-10 लोग जो पहले मटेरियल बनाओ उसको लोड करें। लोड करने के बाद 2-3 ट्रक के साथ आदमी जाएंगे, फिर अनलोड होगा। तो ये सारा का सारा सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर आप कहें कि ये रेड जोन केवल रेड जोन ही रहेगा, ग्रीन नहीं होगा, ग्रीन वाला रेड नहीं होगा, ये बड़ी एक मुझे लगता है बड़ी छोटी सोच की बात है। इट इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इट इज नॉट ए सिंपल अरिथमेटिक कि 2 दिन 4 हो गया काम खत्म हो गया। नहीं,
आप अगर कहीं पर भी ग्रीन जोन के अंदर भी रियायत दे रहे हो तो ये वहाँ पर भी ग्रीन जोन रेड होने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल समय नहीं लगेगा। वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या अगर इस तरह की चीजें, इस तरह का खाका तैयार किया जाता है तो क्या ये संभव है कि ये सही ही साबित होगा। लेकिन जिंदल जी, सवाल मेरा आपसे है, दरअसल अगर ये पूरा सिस्टम समझा जाए, क्योंकि बात हम ये भी कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी चुनौतियां होगी, लेकिन कई रेटिंग एजेंसियों का ये भी कहना है कि आफ्टर लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुल जाता है, हालांकि ये तो विश्व की बीमारी है ना सर, महामारी है, पूरे विश्व में को इसने अपनी चपेट में ले रखा है, सभी की जीडीपी डाउन है, लेकिन ऐसे में जब लॉकडाउन खुलता है तब भी भारत की जो जीडीपी है वो बाकी देशों से अगर तुलना करें तो बेहतर होगी। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं इस बात से? बिल्कुल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि आज IMF कह रहा है कि हम 1.9% पे ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जबकि वर्ल्ड की जीडीपी -3% पे जाने की पॉसिबिलिटी। हिंदुस्तान की जीडीपी से अनुमान ये है कि हम आगे रहेंगे। बट पर कैपिटा इनकम वाइज देखिए हम कहाँ खड़े हैं, हमारी पॉपुलेशन देखिए, लुक एट आवर मासेस। तो हमें, हमारे सामने चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। मैं बार बार यही चीज अपने मित्रों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चैलेंजेस इंडिया के सामने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, वो यूएस से, इटली से, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो हमें कहीं ना कहीं ये बैलेंसिंग मेंटेन करना ही होगा। ठीक है आकाश जी, देखिए वक्त की कमी है, आप मुझे ये भी बता दीजिए कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद कौन कौन सी चुनौतियां अब सरकार के सामने होगी? मेरा ये मानना है कि सरकार को जो है कहीं ना कहीं एक्टिविटी चलानी होगी और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा। बिकॉज अनएम्प्लॉयड लोगों का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं और लॉकडाउन खुलने के बाद पता चलेगा कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। आज देखिए, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट काम नहीं कर पा रहा, हर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ 100, 300, 500 मजदूर भाई जरूरी है। तो हमें जरूरी है वो जो हमारा बीपीएल बहन भाई है उसको रोजी रोटी, हेल्थ, सब चीजें प्रोवाइड करें। तो कहीं ना कहीं पे हमें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा और कलेक्टिवली हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ये चीज करना होगा। मेरा बिल्कुल मानना है, बस ट्रकर हैज टू ऑपरेट, ही कैन ऑपरेट while maintaining social distancing. It's our collective responsibility that we guide our trucker friend that while maintaining social distancing वो ये चीज करे। ठीक है सर, भराला जी, ठीक है समझ गए। भराला जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि बेरोजगारी को कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सरकार के पास, सरकार के सामने, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा तो ऐसी एक लंबी फहरिस्त होगी, ऐसी बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी जिनके पास नौकरी नहीं होगी, कामकाज नहीं होगा, कैसे संभाला जाएगा सर उसे? नेहा जी, भारतवर्ष की जो परंपरा है और भारतवर्ष में जो एक दूसरे के प्रति जो इसमें है, हम 120 करोड़ के जो देश के लोग हैं सब, हम सब एक दूसरे को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए हम सब तैयार हैं और उस चुनौती को भी हम लिए बैठे हैं। अभी हमारे सामने जो है, सबसे पहले ये वैश्विक महामारी है और ये भारत, इसमें भारतवर्ष विजयी हो और दुनिया में भारतवर्ष का नाम कि हमने। लेकिन सर, लोगों की नौकरियां जा रही है, देखिए लॉकडाउन में भी इंसान रहेगा, उसे खाने के लिए तो चाहिए सर। नौकरी और रोजगार जो है निश्चित रूप से संकट आएगा, इसमें निसंदेह है, कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन देश को इस युद्ध को जीत करके जब नौकरी पर, जब हम कोरोना को जीत लेंगे, कोरोना को जीतने के बाद फिर हम उसके रोजगार को और उसके भरपेट भोजन के लिए भी उसका जो ईश्वर ने सबको दिया है, जी, तो निश्चित रूप से वो हमारे सामने बड़ी चुनौती है और बड़ी चुनौती आने वाली है। क्योंकि आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ इस बात की, क्योंकि मैं लेबर वेलफेयर का ही काम उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ। तो जो श्रमिक हमारे, चाहे वो गुरुग्राम में काम करते थे, चाहे वो दिल्ली में काम करते थे, चाहे वो नोएडा में काम करते थे, उद्योग क्षेत्र में जहाँ भी थे, अन्य जगहों में, कोई बिहार से था, कोई उत्तर प्रदेश के गोंडा बस्ती से था, कोई कहीं से था, कोई उत्तराखंड से था, ये सब लोग अपने अपने घर पहुंचे, अपना अपना काम छोड़कर बिल्कुल अपना अपना काम काज किया है। लेकिन अजय आने के लिए भी, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था के जो अर्थशास्त्री हमारे अभी बैठे हैं साथ में, वो सब चीज संकट आने वाला भी है, उस संकट की चुनौती लेना ही तो ठीक है सर, संकट से उभरा जाएगा, कोशिश लगातार की जा रही है। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि
अब क्योंकि जो संकट आने वाला है, क्या उसका अब एकजुटता के साथ सामना करना चाहिए? बिल्कुल नेहा जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सभी राज्यों को केंद्र सरकार के मिलकर साथ ही योजना बनानी है। लेकिन मेरा आग्रह है सुनील बराला जी से कि कोई आपने मॉडल, जब लॉकडाउन खुलेगा, कोई ऐसा रोड मैप, कोई ऐसा मॉडल बनाया जिस प्रकार से आकाश जिंदल ने बात की, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, जीडीपी है ना, और मंझले व्यापारी के लिए को पैकेज, 12.5 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं लॉकडाउन में। और आने वाले समय मैं यह समझता नहीं हूँ कि जब लॉकडाउन खुलेगा स्टेप वाइज कि लोग अपनी कई लोग नौकरियां बचा पाएंगे। और बिल्कुल, नौकरियों का संकट आने वाला है, जैसा कि अभी अर्थशास्त्री आकाश जी भी बता रहे थे। लेकिन जाहिर तौर पे इससे निपटा जाएगा और सरकार रणनीति बनाएगी। लेकिन डॉक्टर मोंगा, एक छोटा सा सवाल है और बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। क्या अब लगता है कि कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है हेल्थ सिस्टम में, अगर हम देखें, और कहाँ पे करना चाहिए? छोटा सा जवाब। हेल्थ सिस्टम के अंदर तो बहुत अच्छा काम मुझे लगता है सरकारें कर रही हैं, लेकिन अगर हमारे डॉक्टर्स को पूरी सुविधाएं मिले तो उनको एनकरेज किया जाए, और उनके ऊपर जो लोग अटैक कर रहे हैं वॉरियर्स के नाम पर, ये बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है सरकारों को सख्ती से निपटना चाहिए। चलिए, सरकारों को सख्ती से निपटना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अर्थव्यवस्था को बेहतर करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना से निपटना, और सरकार इसके लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।